हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ नार्को एनालिस्ट के बारे में। आप सब ने ये जो नार्को एनालिस्ट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, क्योंकि हाल ही में जो कोलकाता रेप मर्डर वाला केस हुआ है डॉक्टर लड़की के साथ कोलकाता में, तो उसका जो क्रिमिनल पकड़ा गया था उसने कोर्ट में अपनी कंसेंट नहीं दी नार्को टेस्ट के लिए। अब एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि भाई एक तो आपने क्राइम किया है, एक तो आपने उस लड़की के साथ इतना गलत किया और अब आप जो है वो नार्को टेस्ट के लिए मना भी कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? हमारे लॉज कहाँ है? ठीक है, तो ऐसे तो मतलब कि जो है वो जस्टिस कैसे मिलेगा अगर वो हाँ ही नहीं करेगा? तो उसको लेकर थोड़ी सी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, लीगल तौर पे क्लियर करूंगी, साइंटिफिक रीजंस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन लीगली जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस दी थी इस टेस्ट को लेकर, और हमारे लॉज भी हैं जो कुछ प्रोटेक्शन देते हैं उन क्रिमिनल्स को भी जिन्होंने एक्चुअली में क्राइम किया भी है, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे थोड़ी सी एक जिसको बोलते हैं कि राइट्स उन क्रिमिनल्स के पास भी हैं, तो उन राइट्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इन टेस्ट की, जो साइंटिफिक टेस्ट्स होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करने के लिए जो है वो जिनका यूज किया जाता है, तो इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, हमारे लॉज क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, ये सारा हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही आप क्रिमिनल हो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अपने लॉज पता होने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंटिफिक टेस्ट जिनकी हेल्प ली जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और जिसमें सबसे पहले नार्को टेस्ट जो आप अभी न्यूज में सुन भी रहे हो, जिसमें इंजेक्शन आपकी बॉडी में दिया जाता है जिसमें सोडियम पेंटोथॉल होता है, मतलब कि एक तरह का ऐसा सीरम जो कि आपसे ट्रूथ निकलवाने की कोशिश करता है, उसको ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब वो इंजेक्शन बॉडी में जाता है तो जो पर्सन है वो मतलब अपने ऐसे उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता कि वो कुछ एक्स्ट्रा सोच सके, तो मतलब कि वो चालाक नहीं बन सकता, उसका दिमाग उतना काम नहीं करता, वो उतनी कॉन्शियस वाली हालत में नहीं रहता कि वो अपना दिमाग लगाए कि उसको क्या आंसर करना है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे शांत हो जाता है उसका माइंड, और जो उससे पूछा जाता है जो भी केस रिलेटेड वाले मैटर्स होते हैं तो ऐसे चांसेस होते हैं कि वो सही आंसर करे। हालांकि इस टेस्ट में भी अगर मैं आपको ये बता दूं कि 100% चांसेस नहीं होते कि पर्सन जो है वो सच ही बोल रहा है। हो सकता है कि वो पहले से ही इतने नशे करता है कि उसको शायद असर ही नहीं हुआ उस जो सीरम उसके बॉडी में डाला गया, और वो सिर्फ जो है वो नाटक कर रहा है कि अनकॉन्शियस होने का। तो देयर आर नो 100% इफेक्टिवनेस ऑफ दैट टेस्ट, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। दूसरा आ जाता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो आप सबको पता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, लेकिन वहां पे आपकी जो बॉडी की जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी नर्व्स है, मतलब कि इंटरनली जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटरनल आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वो सारी चीजें जो है वो रीड आउट की जाती हैं। और तीसरा आता है ब्रेन मैपिंग। उसमें भी आपकी जो ब्रेन मतलब की एक्टिविटीज, जब आपसे कोई क्वेश्चंस किया जाता है तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज कैसे काम कर रही है, वो सारी चीजें जो है वो उनको जो है वो नोटिस किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है वो एक्सपर्ट्स करते हैं। यहाँ पे मैं साइंटिफिकली बहुत लंबा नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं बात करने आई हूँ कि लिस्ट्स हैं ये कितने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं और कितने इनवैलिड हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या है, कि ठीक है आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा है, लेकिन फिर भी अभी आप थोड़े से क्लूलेस हो, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीबीआई भी, जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। अब क्या है कि पहली बात तो आपको बता दूं कि ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे केस में ये जो नार्को टेस्ट है या कोई भी साइंटिफिक टेस्ट है, इसकी डिमांड नहीं की जाती कोर्ट से। जहां पे मैटर बहुत सीरियस होते हैं, कोई नेशनल लेवल पे किसी ने जो है वो जैसे होता है ना टेररिज्म में कोई इन्वॉल्व है, या जैसे ये रेप वाला केस था, मर्डर वाला केस था, जहां पे बहुत ही सीरियस क्राइम्स होते हैं, बहुत हीनियस क्राइम्स होते हैं, वहां पे आता है इन टेस्ट का रोल, जहां पे ये जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज होती हैं ये डिमांड करती हैं कोर्ट से कि इसको हमने पकड़ा है, लेकिन फिर भी अभी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में उतना जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, हमें जो है वो एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, किसको पकड़ें किसको ना पकड़ें। कि इन टेस्ट का मतलब ही ये है, इन टेस्ट का पर्पस ही ये है कि जहां पे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज होती हैं, जो फेल हो जाती हैं एक चेन बनाने में इन्वेस्टिगेशन की, जो फेल हो जाती है एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए कि कहां पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, वहां इन टेस्ट का जो है वो यूज किया जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो
कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन डालते हैं कि उनको नार्को टेस्ट करने की परमिशन दी जाए। यहाँ पे बात आती है कि जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने तो एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट में कि उनको नार्को टेस्ट करना है, वो तो परमिशन मांग रही हैं, लेकिन जो क्रिमिनल है जिसको पकड़ रखा है लेकिन अभी एविडेंस पूरे नहीं मिले हैं और हो सकता है कि और लोग भी इन्वॉल्व हो, जैसे इसी केस की हम बात ले लें कोलकाता वाले की, एक क्रिमिनल को तो पकड़ लिया लेकिन कितने लोग और इन्वॉल्व है अभी वो ढंग से पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे भी जो सीबीआई वो चाहती है कि नार्को टेस्ट करना है, लेकिन क्यों जो क्रिमिनल ने जो है वो अपनी कंसेंट नहीं दी और किस बेसिस पे उसने अपनी कंसेंट नहीं दी, उसके पास ऐसा कौन सा जो है वो लॉ था जिस बेसिस पे उसने मना कर दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 20 है, उसका जो सब क्लॉज 3 है, वो उसको ये राइट देता है कि वो मना कर सकता है। मना कैसे कर सकता है? वो ये कहता है कि जो हमारे पास आर्टिकल 20 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप इसमें पढ़ोगे तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, और इसमें जो सब सेक्शन 3 है, सब क्लॉज 3 है, वो कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 है ये साफ साफ कह रहा है कि आप किसी भी क्रिमिनल को उसको उसके ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मतलब कि उसको फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता कि भाई आप ये बोलो कि हाँ ये क्राइम आप ही नहीं किया है। और इसी आर्टिकल के बेस पे जो है वो कोई भी क्रिमिनल प्ली ले सकता है कि उसको जो है वो नार्को टेस्ट के लिए कंसेंट नहीं देनी है, क्योंकि होगा क्या, जब आप नार्को टेस्ट करोगे तो आप उससे ये पूछोगे ना कि तो ये क्राइम तूने किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर वो उसमें हाँ करता है तो इट मीन्स कि आप उससे फोर्सफुली बुलवा रहे हो कि उसने वो क्राइम किया है। इसका मतलब ये कि आप उससे जबरदस्ती कन्फेशन ले रहे हो जबकि वो कहना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी 2010 में, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी कि ये जो टेस्ट हैं, साइंटिफिक टेस्ट हैं, ये बिना कि उसकी कंसेंट के नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा किया जाता है कि बिना उसकी कंसेंट के अगर आप नार्को टेस्ट करते हो तो वो उसका जो राइट है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट होगा, उसको जो है वो वायलेट करेगा, क्योंकि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो है वो उसको राइट देता है कि उसको कोई जरूरत नहीं है अपने अगेंस्ट गवाही देने की, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको जबरदस्ती कहते हो, जो उसका राइट है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये उसको जो है वो वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो कंसेंट होगी वो मैजिस्ट्रेट के पास ही उसकी रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसा नहीं कि हाँ पुलिस वालों ने बोला कि हाँ उसने जो है वो कंसेंट दिया, नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के पास ही रिकॉर्ड होगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पर्सन जिसके ऊपर नार्को टेस्ट किया जा रहा है अगर उसने अपनी कंसेंट दे भी दी है तो पहले उसको सब कुछ क्लियर करना है कि इस नार्को टेस्ट के क्या क्या जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये चीजें उसको क्लियर करनी है, उसके बाद ही वो अपनी कंसेंट देगा। ये नहीं कि आप उसको बोलो कि हाँ सिर्फ इससे तो हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछने हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट से क्या है कि जब आप उसके बॉडी के अंदर इंजेक्शन देते हो तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब इंजेक्शन दिया जाता है तो वो आपके सेक्स के बेस पे, आपकी एज के बेस पे, आपकी हेल्थ कंडीशंस के बेस पे दिया जाता है, तो हर एक चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, उस बेसिस पे आप कितनी डोज देनी है वो सारी चीजें जो है वो उसमें देखी जाती हैं। ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट्स ही देते हैं, लेकिन हो जाता है कई बार कि कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वो कोमा में भी जा सकता है, तो ऐसे तो आप उसका जो राइट टू लाइफ है वो भी छीन लोगे उससे। ठीक है, जो उसको सजा मिलनी है वो तो मिलनी है, ठीक है, वो तो बाद में मिलनी है, लेकिन आप उसका पहले ही जब उसके ऊपर वो ट्रायल चल रहा है, जो चीजें अभी तक प्रूव नहीं हुई हैं, तो आप ऐसा नहीं ना कि उसका जीने का हक पहले ही छीन लोगे। हो सकता है कि वो किसी दबाव में बोल रहा हो कि उसने वो चीजें करी हैं, हो सकता है कि उसको कोई जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि उसको सिर्फ एक डमी की तरह पेश किया गया हो। ठीक है, तो वो चीजें तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा ना, इसीलिए ठीक है वो हेल्प के लिए ठीक होते हैं ये टेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये 100% जो है वो एक्यूरेट ही होते हैं। इसका कोई भी ऐसे साइंटिफिकली 100% जिसको कहते हैं ना कि ये 100% बिल्कुल करेक्ट है साइंटिफिकली, ये कोई नहीं कहता। ये आज तक चीज जो है वो क्लियर नहीं हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि पहली बात ये कि इसमें कंसेंट होनी जरूरी है, और दूसरी बात ये है कि जब आप दे रहे हो तो उस बंदे को पहले बताओ कि ये फर्क जो है वो पड़ सकता है, फिर वो कंसेंट देता है नहीं देता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो कन्फेशन वो वहां पे करता है नार्को टेस्ट में, वो उसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब तक आपके पास
प्रॉपर प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो नार्को टेस्ट है उसका पर्पस ये नहीं है कि वहां से जो उसने हाँ बोल दिया उसी को एज इट इज आप जो है वो कोर्ट में पेश कर दो कि उसने तो एडमिट कर लिया कि उसने क्राइम किया है। नहीं, जो नार्को टेस्ट है या जो भी साइंटिफिक टेस्ट है उनका पर्पस इतना है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके, आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि जो चीज वहां पे एडमिट हो गई वही आप एज इट इज जो है वो कोर्ट में पेश कर दोगे और बोलोगे कि हाँ उसने तो एडमिट कर लिया, अब इसको जो है वो आप जैसे भी सजा बनती है वो दे दो। जब आपको ये थोड़े बहुत वहां से नॉलेज मिल गई उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका ये बन जाता है कि उसके बाद वो प्रूफ जुटाएं, जो उनको वहां से थोड़ा बहुत क्लू मिला है उसके बेसिस पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें और उसके बेसिस पे जो है वो एविडेंसेस इकट्ठी करें ताकि वो मैटर जो है वो सॉल्व कर पाए। वहां पे जो भी उसने कन्फेशन किया है, चाहे वो अपने बारे में किया है चाहे वो किसी और के बारे में किया है, आपको उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर प्रूफ्स लेके आने पड़ेंगे, प्रॉपर एविडेंस लाने पड़ेंगे, तभी जो टेस्ट किया है उसकी कोई भी वैलिडिटी बनती है, अदरवाइज उसकी कोई वैलिडिटी नहीं बनती है, मतलब एज ए एविडेंस के तौर पर सबमिट नहीं होती रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, पता है जो मैटर्स हैं, जैसे कि अभी उसने कोर्ट में मना कर दिया, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं वो हायर कोर्ट में जा सकती हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। उनकी प्ली ये हो सकती है कि जो हम ये नार्को टेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी साइंटिफिक टेस्ट हम करना चाहते हैं, ये इसके लिए नहीं है कि हम इसका कन्फेशन करवाना चाहते हैं, हम जो है वो जो इसका राइट है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसको जो है वो वायलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प मिले, जिसमें हमें जो है वो हेल्प नहीं हो पा रही है, हम उसके लिए ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि जो उसको राइट है वो उसको राइट स्पेसिफिकली उसकी पर्सनल जो लिबर्टी है, उसका जो पर्सनल राइट्स हैं कि उसकी सेल्फ इंक्रिमिनेशन है उसके लिए दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन अगर ये बात आती है कि किसी और पर्पस के लिए है, जो बड़ा पर्पस है, सॉल्व करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, किसी ने अगर गैंग रेप लड़की का किया है, उनका पता ही नहीं चल रहा कि कोई और भी लोग इन्वॉल्व है, अगर वो उसके लिए नार्को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या फिर आगे जब वहां से रिजेक्ट होगी तो आगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीजें फिर आगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं उस बेसिस पे कि जो डिमांड की जा रही है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की तरफ से कि किस पर्पस के लिए उनको जो है वो टेस्ट करना है, वो सही है या गलत है, उस बेसिस पे जो है वो उनका मैटर डिसाइड होगा और उनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है फिर कोर्ट के ऊपर। लेकिन जहां पे बात आती है कि पर्सन से उगलवाना है, ठीक है, कि उसने किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, कन्फेशन दे भी देगा कि हाँ उसने किया है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, तो उस पर्सन को जो है वो सजा नहीं मिल पाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो तलवार मर्डर केस हुआ था, उसमें तीनों टेस्ट कराए गए थे, उसमें जो है वो ये चीज सामने भी आई थी कि कौन क्रिमिनल है, ठीक है, जिन जिनके टेस्ट हुए थे, जो जो इन लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने कन्फेशन भी दिया था, लेकिन क्योंकि प्रूफ नहीं इकट्ठे कर पाई थी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं, सीबीआई थी उस मर्डर केस में भी इन्वॉल्व, तो जहां पे प्रूफ जब आपके पास नहीं आते हैं, जब आप वो चीजें नहीं कोर्ट में सबमिट कर पाते हो, एविडेंस नहीं दे पाते हो, भले ही आपने जो सारे ये साइंटिफिक टेस्ट है वो भी कर लिए हैं, तो कोर्ट जो है वो उस चीज को एडमिट नहीं करता है। क्यों? तो आई होप अब आपको ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट वाला जो पूरा सिनेरियो ये अच्छे से समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि क्रिमिनल के पास भी राइट है कि वो अपने अगर कंसेंट नहीं देगा, अगर वो अपने अगेंस्ट कन्फेशन नहीं करना चाहता है, अपने अगेंस्ट गवाही नहीं देना चाहता है, तो उसके पास प्रॉपर लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये उसको राइट देता है, तो इसीलिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे कोर्ट्स के पास भी राइट होता है कि जहां पे मैटर है कि इन्वेस्टिगेशन को एक डायरेक्शन देनी है, वहां पे अगर किसी का नार्को टेस्ट करना है तो वहां पे परमिशन मिल जाती है, बल्कि वहां पे उसका स्पेसिफिकली उस क्रिमिनल का कन्फेशन की बात नहीं होनी है। और कन्फेशन भी अगर आप लेते भी हो, मतलब कंसेंट आ गई, फिर भी आपको प्रूफ तो जुटाने ही पड़ेंगे। अगर टेस्ट होता भी है तो सिर्फ उसकी रिपोर्ट जो है वो एविडेंस के तौर पे नहीं मानी जाएगी, वहां पे आपको प्रूफ्स भी लगाने पड़ेंगे कि हाँ जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी, जो कन्फेशन हुआ है और जो चीजें आपने प्रूफ के तौर पे जो है वो इकट्ठी करी है वो आपस में लिंक कर रही है, तभी वो चीजें जो है वो कोर्ट में एडमिट होती हैं। तो आई होप अब आपको ये जो पूरा सिनेरियो है नार्कोटिक टेस्ट या अदर साइंटिफिक टेस्ट के बारे में चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, हमारे लॉस के बारे में आपको पता चला होगा, अपने राइट्स के बारे में आपको पता चला होगा, जो राइट आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, किसी भी सेंस में कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।